रजा शाह पहलवी मुस्लिम ममालिक में अमेरिका का सबसे फेवरेट पकड़ था। I think so. जैसे ही रजा शाह पहलवी की हुकूमत खत्म हुई और इमाम खुमैनी की हुकूमत शुरू हुई, ईरान में डेथ ऑफ अमेरिका और डेथ ऑफ इसराइल के नारे लगने लगे और ईरानी अवाम ने अमेरिका की एजेंसी को जला दिया और उनमें मौजूद तकरीबन 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका से उनकी गिरफ्तारी के बदले रजा शाह पहलवी को मांगा। मगर रजा शाह पहलवी दोबारा ईरान कभी वापस नहीं आया। जब ईरान में अमेरिका और इसराइल की एम्बेसीज को जलाया गया तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हो गई। तो अमेरिका ने इराक में मौजूद सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, जिससे इराक और ईरान में 8 साल तक जंग जारी रही, जो कि बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई। जब ये जंग खत्म हुई तो इमाम खुमैनी उसके कुछ अर्से बाद फोत हो गए। तो ईरान के लीडर्स ने मिलकर एक नया सुप्रीम लीडर चुना, जो कि इमाम खुमैनी का स्टूडेंट था, आयतुल्लाह अली खामनाई। लेकिन ईरान के लीडर्स को समझ आ गया कि जब तक ईरान के पास अपना एटम बम नहीं होगा तब तक ईरान सिक्योर नहीं है। लेकिन एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि ईरान को उस वक्त देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। एटम बम की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए ईरान किसी मौजे का इंतजार कर रहा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ईरान के करीब एक इस्लामी मुल्क ने मुस्लिम ममालिक में पहला एटम बम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम था पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बम इंट्रोड्यूस करवाया तो अब्दुल कदीर खान ने एटम बम की मशीनरी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में भिजवाने लगे। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें पानी की जगह यूरेनियम को डाला जाता है। जब यूरेनियम को 5% तक घुमाया जाता है तो उससे बिजली बनती है, लेकिन जब यूरेनियम को 95% तक घुमाया जाता है तो उससे एटम बम बनता है। जब पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी ईरान को भेजी तो ईरान बहुत ही तेजी के साथ न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा, लेकिन किसी तरीके के साथ अमेरिका को इसकी खबर हो गई। The Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus. लेकिन पाकिस्तान में मौजूद एटम बम तो अमेरिका को फिर भी कुछ हद तक कबूल है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत ही पुराने दोस्त हैं। Pakistan's a big country. It's actually a very big country. मगर ईरान अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका को पता है पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। मगर ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को धमकियां देता है। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली ईरान कीस्ट अमेरिका। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट एक दिन लोगों के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि कुछ मुल्क अपने लिए एटम बम बना रहे हैं, एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामनाई। अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और हजारों लोगों को कत्ल करने के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म कर दिया। जब इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हुई तो अमेरिका ने यह जान लिया कि वो किसी पर भी एटम बम का इल्जाम लगाकर उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। सो उन्होंने ईरान पर भी एटम बम का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इराक पर लगाए हुए इल्जाम तो बिल्कुल झूठे थे, ये तो आज सारी दुनिया को पता है। जब अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को तोड़ा तो इराक में भी अमेरिका की बहुत ज्यादा फौज थी और अफगानिस्तान में भी अमेरिका की बहुत ज्यादा फौज, यानी कि ईरान हर तरफ से गिरा हुआ है। जब ईरान पर एटम बम की बात आई तो सारी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर थी कि वो ईरान को कैसे डिफेंड करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने इराक के सद्दाम और उसकी अवाम का अंजाम देख लिया। एक दिन इमाम खुमैनी ने स्पीच दी कि एटम बम हराम। مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاری که نگذارید که ایران क्योंकि इस्लाम में जंग की हालत में भी किसी बूढ़े बच्चे और औरत को मारने का हक नहीं है, यहाँ तक कि जंग की हालत में दरख्तों को भी नहीं काटा जा सकता। सो आयतुल्लाह अली खामनाई ने एटम बम को हराम करार दे दिया, क्योंकि एटम बम हर चीज को तबाह कर देता है, वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। इस बेस पर उन्होंने एटम बम को हराम करार दे दिया और कहा कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और कोई भी मुल्क आकर ईरान को विजिट कर सकता है। जब यूएनओ की टीम ईरान आई तो उन्होंने देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान के बने। सो उन्हें समझ आ गया कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से ली है और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ने लगा। इस प्रेशर की वजह से अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर सबसे माफी मांगी और पाकिस्तानी हुकूमत ने अब्दुल कदीर खान को उसके घर में ही कैद कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे के बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन एक मुल्क ऐसा था
जो सुपर पावर अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए फोर्स कर रहा था। आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे के बाद अमेरिका किसी सूरत में भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन फ्रांस में बैठा एक शख्स ने एक बात की जिसकी वजह से अमेरिका का शक ईरान पर दुगना हो गया। उसने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई इस्लाम के कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। कॉन्सेप्ट तकिया का मतलब है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। इसलिए अमेरिका का ईरान पर शक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और उन्होंने 2009 में ईरान पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दी, जिसकी वजह से ईरान अपनी गैस और ऑयल किसी को भी सप्लाई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकता था। और वो शख्स और कोई नहीं, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का भतीजा महमूद मुराद खामनेई था। इमाम खामनेई का ये भतीजा महमूद मुराद खामनेई और इमाम खामनेई की बहन इमाम खामनेई के सबसे बड़े दुश्मनों में से इन्हीं दिनों अमेरिका का ईरान पर शक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ईरान पर टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी गिरने लगी। आखिरकार उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ एक न्यूक्लियर डील की कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और अमेरिका इसके बदले में ईरान से सारे टैक्सेस हटा देगा, जिससे ईरान की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन एक शख्स इस डील के सख्त खिलाफ था, जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। It's my tremendous honor to finally wish अमेरिका में America यहूदियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका में ज्यादातर फैसले यहूदियों के कहने पर ही होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपना पहला इलेक्शन जीता, उसने ईरान के साथ की हुई डील को खत्म कर दिया और ईरान पर दोबारा से सैंक्शन लगा दिए गए, जिसके बाद ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्लांट्स पर काम शुरू कर दिया। अब सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता, तो उसने एक दिन ईरान पर खुफिया हमला किया, जिसकी वजह से ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी शहीद हो गए। जिसके बाद ईरान की अवाम में अमेरिका के खिलाफ बहुत गुस्सा बढ़ने लगा और अमेरिका के खिलाफ नारे लगने लगे, जिसके बाद ईरान में नए इलेक्शन हुए और इब्राहिम रईसी नया सदर बना। अस्सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि बहुत ही सख्त आदमी और उसने आते ही समझा दिया कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान कोई डील नहीं होगी। इब्राहिम रईसी इसराइल के खिलाफ लड़ने वाली तमाम तंजीमों को सपोर्ट करने लगे और उन्हें असला प्रोवाइड करने लगे और इब्राहिम रईसी न्यूक्लियर प्लांट्स को बहुत तेजी से बढ़ाने लगा। लेकिन सभी को पता है जो भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बोलता है उसे मार दिया जाता है। सो इब्राहिम रईसी को भी शहीद करवा दिया गया। लेकिन इब्राहिम रईसी के जाने के बाद ईरान में दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें उन्होंने बिल्कुल इब्राहिम रईसी के खिलाफ बहुत ही सॉफ्ट लीडर को चुना, जिसने कहा कि हम आज भी आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे के साथ खड़े हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की डील हो, सो वो ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के झूठे इल्जाम लगाने लगे। New places, underground bunkers that would make their ballistic missile program and their atomic bomb program. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Subscribe.